नमस्कार दोस्तों। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान बनाते समय किन किन स्थितियों का गुजारा करना पड़ा था। तो आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के समय कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान के प्रभाव में आने पर क्या कंडीशन रही होगी, सभा की आलोचनाएं भी हुई थी, संविधान सभा की कौन कौन सी आलोचनाएं हुई थी वे भी पढ़ेंगे, और संविधान सभा के जो प्रमुख तथ्य थे वो भी हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा की समितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा के द्वारा किन किन समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। जो प्रमुख प्रमुख समितियां होंगी उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, संविधान सभा के निर्माण के समय प्रमुख रूप से बड़ी बड़ी जो समितियां थी वो 8 थी। बड़ी जो समितियां बनाई गई थी वो 8 समितियां बनाई गई थी। प्रमुख रूप से 8 समितियां बनाई गई थी और इनके अध्यक्ष वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहली जो समिति बनाई गई थी वो थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। दूसरी जो समिति बनी थी वो समिति थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति बनाई गई थी। तीसरी जो समिति बनी थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, चौथी जो समिति बनी थी वो थी प्रारूप समिति। जो सबसे पहली बनी थी, सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और जो पांचवी समिति बनाई गई थी वो समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार। इसके साथ साथ इस समिति का अन्य भी नाम दिया गया था। जो अल्पसंख्यक थे वो भी समिति के अंदर थे। अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति, जनजातीय समिति, जनजातीय सलाहकार समिति, जनजातीय सलाहकार समिति। यानी इस समिति का पूर्ण रूप से ये गठन हुआ था। देखिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय सलाहकार समिति। ये पहले इन पांचों को पढ़ लेते हैं। इन जो दो समितियां थी, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दो समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भी? जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले जो हम बात करें, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे, जिन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इनके अध्यक्ष बने थे। अगले जो हम बात करें, पांचवी जो समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और सलाहकार समिति, इनके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सरदार पटेल। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो पांचवी जो ये समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक या जनजातीय सलाहकार समिति, तो इनकी जो 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। यहाँ पर मैं पढ़ लेते हैं। पांचवी जो हमने समिति पढ़ी है, पांचवी जो हमने समिति पढ़ी है, देखिए इस चीज के बारे में, मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार, साथ में थे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, और साथ में हम जनजातीय सलाहकार समिति, जनजातीय सलाहकार समिति। इनकी अगर स्पष्ट बात कर ले तो सलाहकार समिति, इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पटेल जी थे। लेकिन इनकी जो 5 कुछ महत्वपूर्ण उप समितियां बनाई गई थी, 5 महत्वपूर्ण उप समितियां बनाई गई थी। तो इन समितियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो उप समिति थी वो थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। दूसरी थी अल्पसंख्यक वाली, अल्पसंख्यक समिति। तीसरी जो समिति थी वो थी जनजातीय, जनजातीय। और ये जनजातीय कौन सी क्षेत्र थी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व जनजातीय संघ समिति थी। यहां पर इनको असम को छोड़ा गया था, इस समिति के अंदर असम को छोड़ा गया था, छोड़ा गया था। पांचवी जो थी समिति वो भी थी जनजातीय सलाहकार समिति थी ये, लेकिन इसमें असम को मिलाया गया था, असम की समिति थी। पांचवी जो थी ये थी उत्तर पश्चिमी की,
उत्तर पश्चिमी जनजातीय समिति, उत्तर पश्चिमी जनजातीय समिति। आपको ये याद रखना, मौलिक अधिकार समिति जो ये उप समितियां थी, क्या थी ये? उप समितियां थी। और इन उप समितियों के अगर सभी की बात कर ले, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। लेकिन जो एक उप समिति थी मौलिक अधिकार, इनके अध्यक्ष बनाए थे जेबी कृपलानी को। इसको बनाए गए थे, जेबी कृपलानी को इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहीं पर बात कर ले हम अल्पसंख्यक की, तो यहाँ पर तो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को इनका अध्यक्ष वो बनाया गया था, एच.सी. मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले जनजाति की, तो इनके अध्यक्ष जो बने थे वो थे गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोलाई, बोरदोलोई, इनके अध्यक्ष वो बने थे। तो पांचवी जो समिति थी, इनकी प्रमुख 5 उप समितियां भी थी। अगली बात करें हम, छठी जो समिति बनाई गई थी वो थी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। तो इनके जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष वो बनाया गया था। सातवीं जो समिति थी वो थी राज्यों के साथ समझौता करने के लिए एक समिति बनाई गई थी कि राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, यानी ये समिति क्या काम करती थी? राज्यों के बीच में समझौता करवाती थी, राज्यों के साथ समझौता करवाने के लिए समिति बनाई गई थी। और इनके जो अध्यक्ष बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अन्य भी समितियों के अध्यक्ष थे, जिसे हमने पढ़ा, संघ समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। और आठवीं जो सबसे बड़ी समिति थी वो थी संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। इनके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष वो बनाया गया था। अब देखिए ये तो होगी 8 बड़ी समितियां। अब हम छोटी समितियों की कुछ बात कर लेते हैं। जो छोटी समितियां थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, छोटी जो समितियां थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण समितियां थी। उसमें से कुछ, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि जो समिति बनाई थी वित्त व कर्मचारी समिति, वित्त व कर्मचारी समिति, वित्त व कर्मचारी समिति। दूसरी जो समिति की हम बात कर लें सदन समिति की, सदन समिति, सदन समिति। अगली जो हम बात करें वो है राष्ट्र ध्वज से संबंधित। कौन सी है? राष्ट्र ध्वज संबंधी, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। और एक जो हम बात कर ले ये भी महत्वपूर्ण है भाई, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति। ये 4 जो छोटी, इसके अलावा भी और भी समितियां बनी थी छोटी छोटी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। जो वित्त और कर्मचारी समिति थे उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त और कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे और इसके साथ साथ संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। सदन समिति की बात कर ले तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे बी पट्टाभी तारे मैया, तारे मैया, ये बड़ा थोड़ा सा उलझा हुआ नाम है भाई, तारे मैया, ठीक है ना। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति बनाई गई थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनका जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही। और जो थे अपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इनके जो अध्यक्ष बने थे वो थे एस वरदाचार्य, एस वरदाचार्य को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभा के सदस्य भी नहीं थे, ठीक है ना। फिर भी इनको क्या बना दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति के इनको अध्यक्ष है वो बना दिया गया था। ये तो 8 अपनी महत्वपूर्ण समितियां थी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, सबसे जो महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इनके अध्यक्ष कौन बने थे? हमने पढ़ा था, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस समिति का गठन कब हुआ था? गठन की अगर हम बात कर ले तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इन्हें अपना भारत देश आजाद हो गया था। उसके बाद इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसका जो काम दिया गया था
प्रारूप समिति का जो काम दिया गया था वो प्रमुख काम क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा है वो किसको दिया गया? प्रारूप समिति को दिया गया। संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका महत्वपूर्ण प्रमुख काम था। जबकि इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात कर लें, अध्यक्ष हमने पढ़ भी लिया है कि अध्यक्ष कौन थे इसके? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके साथ ही कितने सदस्य थे? बी आर अम्बेडकर के साथ 6 सदस्य और भी थे। यानी प्रारूप समिति के अंदर पूछ ले आपको कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 वो अन्य सदस्य थे। अब देखिए इन्होंने जो पहला प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप तैयार किया था, पहला प्रारूप तैयार किया था। कब तैयार किया था? पहला प्रारूप उन्होंने फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में तैयार किया था। तो पहला प्रारूप जैसे ही तैयार होता है तो इस समिति के लोगों सदस्यों ने कहा भी भारत की जनता, आपके पास 8 माह का समय है, 8 माह का समय है। आप 8 माह के समय में जो हमने ये संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया है, ये प्रारूप तैयार किया, तो उस पर आप संशोधन या चर्चा, संशोधन या चर्चा कर सकते हैं। चर्चा, ये इन्होंने 8 माह का समय दिया कि आपके पास समय है 8 माह का, आप इसमें चर्चा करके बताइए कि क्या कुछ संशोधन करना है। तो विभिन्न आलोचनाएं मिली थी इनको कि इसके अंदर ये संशोधन होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए ये काम होना चाहिए। तो दोबारा जो प्रारूप बना था, दूसरा प्रारूप बनाया गया था, ये 8 माह के बाद बनाया गया था, अक्टूबर के अंदर। कब भाई? अक्टूबर 1948 को, ठीक है ना। दूसरा जो प्रारूप तैयार किया था, तो इसमें कम से कम कितने समय लगा था? कम से कम लगे थे, कम से कम 6 माह का समय लगा था। कितने माह का? 6 माह का समय लगा, 6 माह का इसमें समय लगा था। और इसमें जो कुल बैठकें हुई थी, कुल बैठक पूछ ले आपको इस प्रारूप के अंदर, इस प्रारूप के अंदर जो कुल बैठकें हुई थी वो हुई थी 141 बैठकें, वो 141 बैठकें इसके अंदर हुई थी। तो ये प्रारूप समिति बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन हमने पढ़ लिया कब हुआ था। इसका गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को। इनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। अध्यक्ष बने थे बी आर अम्बेडकर, जिनके साथ 6 सदस्य और भी थे। पहला प्रारूप उन्होंने फरवरी 1948 को तैयार किया था और दूसरा प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 को। ये पूछ लिया जाता है कि कुल बैठकें इसमें कितनी हुई थी, तो 141 बैठकें इसमें कुल हुई थी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, अब बात कर लेते हैं हम संविधान जब प्रभावशाली हुआ, संविधान यानी जब संविधान प्रभाव में आया, जब संविधान प्रभाव में आया तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हुई होगी कि नया संविधान है, क्या कुछ इसके अंदर प्रावधान रखे गए हैं, क्या कुछ बना है। तो सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर ले। बी आर अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? यह सभा के अंदर ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से पेश कर दिया गया था। इस संविधान को अंतिम रूप से पेश कर दिया गया था। ये देखिए आप। दूसरी चीज, इस बार पहली बार संविधान पढ़ा गया इसी दिन, पहली बार संविधान पढ़ा गया था। पहली बार संविधान कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान पढ़ा गया था, पहली बार संविधान पढ़ा गया, ठीक है ना। और इस पर 5 दिन चर्चा चली थी, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक इस पर क्या चली थी? 5 दिन चर्चा चली, 5 दिन इस पर चर्चा चली, 5 दिन इस पर क्या हुई? चर्चा हुई थी। अब दूसरी बार विचार किया गया इस संविधान पर, दूसरी बार 15 नवंबर से, दूसरी बार इस पर 15 नवंबर से विचार शुरू कर दिए गए, 15 नवंबर 1948 को। और अब की बार जो विचार हुआ था वो हुआ था खंडवार, प्रत्येक विषय को अलग अलग, प्रत्येक प्रावधान को, प्रत्येक विषय को, प्रत्येक सूची को अलग अलग खंडवार इस पर विवेचना की गई थी। पहली जो हुई थी वो 4 नवंबर को, 5 दिन इस पर बहस चली थी। 15 नवंबर को इस पर दूसरी बार है वो इस पर चर्चा हुई थी। तो यह कार्य तो चला था लगभग 17 नवंबर तक। कब तक चला था? 17 नवंबर तक। लेकिन इससे पहले ही देखिए 15
नवंबर को इसमें दूसरी बार चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो इसमें कम से कम कितने संशोधन आए थे लोगों की ओर से, सभा की ओर से? लगभग 7653 इसके अंदर संशोधन आए थे। कितने आए थे? 7653 इसके अंदर संशोधन आए थे। लेकिन जितने संशोधनों पर चर्चा हुई थी वो थे 2473 पर ही चर्चा हुई थी। लोगों के द्वारा संशोधन दिए गए थे संविधान के अंदर, लेकिन 2473 पर ही क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। इन पर चर्चा हुई थी, संशोधन इस पर क्या हुई? चर्चा हुई थी। ठीक है। अब तीसरी बार जब इसके अंदर, संविधान के अंदर तीसरी बार जब चर्चा की गई, तीसरी बार जब चर्चा की गई थी वो 24 नवंबर को, कब? 24 नवंबर को इस पर चर्चा हुई थी, और 24 नवंबर 1949 को। तो इस समय क्या किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक अपनी पेशकश की थी, एक प्रस्ताव पेशकश किया था, जिसका नाम दिया गया था, जिस प्रस्ताव का नाम दिया गया था डॉक्टर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये वो एक प्रस्ताव दिया गया था, ये एक प्रस्ताव पेश किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और अंतिम रूप से देखिए 24 नवंबर के बाद 26 नवंबर 1949, पूरी तारीख हम लिख लेते हैं, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान को पूर्ण रूप से पारित वो कर दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, 26 नवंबर को जितने भी इनके जो भी अध्यक्ष थे या फिर जितने भी सदस्य थे, उन सभी के क्या करवा दिए गए? हस्ताक्षर करवा करके इनको क्या कर दिया गया? पारित करा दिया गया। अब देखिए इस 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्य, 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। 299 सदस्यों में केवल 284 ही उपस्थित रहे थे। ठीक है ना। तो इस दिन एक नया संविधान बनकर के तैयार हो गया था अपना 26 नवंबर 1949 को अपना एक संविधान अंतिम रूप से तैयार हुआ था। अंतिम रूप से संविधान है वो तैयार हुआ था। अब हम बात कर ले कि इस संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, कुल 395 अनुच्छेद थे। दूसरी बात, इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये भी आपको याद रखना है इस चीज का, 395 और 8 अनुसूचियां इसके अंदर पूर्ण रूप थी। अब देखिए बी आर अम्बेडकर की थोड़ी सी हम बात कर ले। बी आर अम्बेडकर को किस नाम से, अन्य नाम से भी इनको संज्ञा दी गई थी। बी आर अम्बेडकर ने मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग किसने लिया? बी आर अम्बेडकर साहब ने लिया था। अम्बेडकर साहब को बोला गया है भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान का जनक, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और इन्हीं को ही भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार की संज्ञा भी दी गई है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा गया है? ये कहा गया है बी आर अम्बेडकर को। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं हम कि ये अपना 26 नवंबर 1949 संविधान तो बन करके तैयार हो गया। इस दिन संविधान तैयार था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है ना। इस संविधान को लागू कर दिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या मनाया जाने लगा? गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाने लगा, गणतंत्र दिवस। अब क्यों किया गया 26 जनवरी को? इसके पीछे भी एक कारण था। क्यों कि ये 26 जनवरी 1930 को
कांग्रेस का एक लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। तो उस दिन क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस इसके अंदर बनाया गया था। और उसी को देख करके 26 जनवरी को ही यह संविधान है वो लागू किया गया था। और इस दिन क्या हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आप गौर करना इस चीज के अंदर, जब ये संविधान लागू हुआ था तो एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है ना, और एक भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये समाप्त हो गए थे, ये क्या हो गए, ये समाप्त हो गए थे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसकी जो आलोचना की गई थी, कुछ लोगों ने इनकी आलोचना की, संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना की गई थी। किस प्रकार से आलोचना हुई थी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि यह एक जो सभा थी, यह सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, जो संविधान सभा थी वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कारण क्या था, क्योंकि इसके अंदर वयस्क मताधिकार नहीं करवाया गया था, क्योंकि इसके अंदर वयस्क मताधिकार नहीं करवाया गया था, तो लोगों ने इसकी आलोचना की कि वयस्क लोगों को इसमें भाग नहीं लिया देने का, इसमें वयस्क लोगों ने भाग नहीं लिया, तो ये एक प्रकार की संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या कहा था, कि दूसरी बात इसमें कहा था कि जो संविधान सभा थी अपनी बैठकों से पहले, जो भी बैठक होती थी तो उसमें बैठकों से पहले किसकी अनुमति लेती थी, ये ब्रिटिश सरकार की इजाजत लेती थी, ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेती थी। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है कि जो संविधान सभा थी अपनी जो बैठकें करती थी उससे पहले ब्रिटिश सरकार की इजाजत लेती थी, तो इसलिए यह एक प्रकार से अनुपयुक्त थी। तीसरी जो बात इन्होंने बताई है कि इसमें समय ज्यादा लगाया था, सभा ने संविधान निर्माण में समय अधिक लगाया था, सभा ने संविधान निर्माण में समय अधिक लगाया, समय क्या किया, अधिक लगाया था, यानी कम समय में एक काम होना था लेकिन उन्होंने समय ज्यादा लगाया था। तो क्यों, कि जैसे उन्होंने बताया था कि अमेरिका का जो संविधान बना था, अमेरिका का संविधान बना था वो केवल 4 महीने में पूरा हो गया था, संविधान बना था वो कितने महीने में, 4 माह में बन गया था, 4 माह में बन गया था। और भारत का जो संविधान बना था उसमें बहुत ज्यादा समय इसमें लगाया गया था। तो यहां पर एक निराजुद्दीन, याद रखिए इस चीज को, निराजुद्दीन अहमद थे, निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति जो प्रारूप समिति जिनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप समिति को उन्होंने कहा था, यह समय की बर्बादी के कारण प्रारूप समिति को कहा था अपवहन समिति, प्रारूप समिति को अपवहन समिति का नाम है वो दिया गया था। किसके द्वारा ये दिया गया था भाई, निराजुद्दीन अहमद ने कहा था, प्रारूप समिति को अपवहन समिति के नाम से इसको पुकारा था। अब देखिए दूसरी अगर अगली बात हम करें तो संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा कौन से लोग थे, संविधान सभा में सर्वाधिक कांग्रेसी लोग थे, सर्वाधिक कांग्रेस सदस्य थे, सर्वाधिक कौन से सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक राजनीतिज्ञ थे ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी की थी सभा को लेकर के, उन्होंने कहा था सभा ही कांग्रेस है, सभा ही कांग्रेस है, यानी ये संपूर्ण सभा किसके, कांग्रेस है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही भारत है। ये टिप्पणी की गई थी भारतीय संविधान निर्माण में। अगर कांग्रेस ने सर्वाधिक अपना अस्तित्व बनाए रखा तो ऑस्टिन ने ये कहा था कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। एक टिप्पणी और भी की गई थी कि इस सभा के अंदर सभा के द्वारा वकीलों को
वकीलों को, सभा के द्वारा वकीलों को व राजनीतिज्ञों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। इसमें राजनीतिज्ञ का महत्व सर्वाधिक था, इसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसमें किसका? आम लोगों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और सबसे ज्यादा जो बताया गया है कि इस सभा में सर्वाधिक हिंदू लोग थे, सभा में सर्वाधिक हिंदू सदस्य थे, हिंदू सदस्य थे। ये भी यहाँ पर आलोचना की गई है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से थे? हिंदू सदस्य थे। तो इसकी एक आलोचना करते हुए एक थे अंग्रेज राजनीतिज्ञ लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने इस सभा को कहा है, इस सभा को किस नाम से जाना है वे? सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय कहा है। तो ये जो आलोचना थी वे संविधान सभा को लेकर के हुई थी। अन्य जो तथ्यों की बात कर ले, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे संविधान निर्माण के अंदर, तो उन तथ्यों की अगर हम बात कर ले तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, तो सभा के द्वारा अति का प्रतीक मुहर के रूप में काम में लिया गया। अति का प्रतीक, हाँ, अति को प्रतीक यानी मुहर के रूप में काम में लिया गया, मुहर के रूप में काम में लिया गया था। ठीक है ना। और दूसरे जो कानूनी सलाहकार बने थे, कानूनी सलाहकार यानी संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? कानूनी सलाहकार इसके अंदर बने थे B.N. राव। B.N. राव इनके कानूनी सलाहकार बने थे। तो अब हमने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया वो पूरी पढ़ ली है। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के साथ अपना राजनीतिक का मैटर चलता रहेगा। उसमें हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, प्रमुख विशेषताओं के बारे में क्रमवार अपना ये सिस्टम है वो चलता रहेगा। अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करने में बिल्कुल बिना हिचकिचाए। हम जीरो से ले, यानी कोई भी विद्यार्थी अगर नया नया राजनीति पढ़ रहा है तो उसके लिए ये कोई बड़ी चेतावनी नहीं होगी, क्योंकि हम जीरो लेवल से लेकर के जीरो से हीरो बनाने का काम है वो इस चैनल के माध्यम से आपका करेंगे। राजनीतिक सुपरस्टार कक्षा रहेगी हमारी। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।